नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा YouTube चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बड़ी खबर यह है कि उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े मुंबई स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, यानी कि ईडी ने, मोदी जी की ईडी ने अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई दिल्ली और मुंबई की ईडी टीमों द्वारा की गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन के एक बड़े मामले की जांच का हिस्सा बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये छापेमारी वित्तीय अनियमितताओं और पहले से जारी जांच के सामने आई ऑफशोर लेन देन से जुड़ी है। अनिल अंबानी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप नए नहीं हैं, वो खुद को दिवालिया भी बता चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने उनकी कंपनी को राफेल से जुड़ा काम सौंपा है। अनिल अंबानी की कंपनी ने राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट से समझौता किया, जिसके तहत राफेल का निर्माण भारत में किया जाना था। अब ईडी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि अनिल अंबानी के आवासीय परिसर सहित लगभग 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ये तलाशी अभियान मुख्य रूप से यस बैंक लोन फ्रॉड केस से संबंधित है। इसके अलावा अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों पर अन्य मामलों में भी शिकंजा कसा जा रहा है। छापेमारी का दायरा मुंबई और दिल्ली सहित देश भर के कई स्थानों तक फैला हुआ है। ईडी की प्रारंभिक जांच के अनुसार 2017 से 2019 के बीच यस बैंक द्वारा स्वीकृत लगभग 3,000 करोड़ के लोन कथित रूप से शेल कंपनियों और अन्य समूह संस्थाओं में डाइवर्ट किए गए। जांचकर्ताओं को यह भी संदेह है कि इस घोटाले में यस बैंक के कुछ अधिकारियों की घूसखोरी की भूमिका हो सकती है, जिनमें बैंक के प्रमोटर भी शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि यस बैंक की ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में गंभीर खामियां थी, जैसे कि पीछे की तारीख वाले क्रेडिट दस्तावेज, ड्यू डिलिजेंस की कमी, आर्थिक रूप से कमजोर कंपनियों को लोन देना, सामान्य निदेशक वाले समूहों को लोन देना, लोन शर्तों का उल्लंघन, खाता एवरग्रीनिंग और कई बार लोन स्वीकृति से पहले ही पैसे दिए गए हैं। अनिल अंबानी की कंपनियों और यस बैंक के अधिकारियों के बीच एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है। ईडी के सूत्रों ने यह भी बताया है कि अब तक 50 से अधिक कंपनियों और 25 से ज्यादा व्यक्तियों को जांच के दायरे में लिया गया है। इसके अलावा सेबी ने भी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी कि RHFL के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 1 वर्ष के भीतर कंपनी के कॉर्पोरेट लोन बुक में दोगुनी बढ़ोतरी को लेकर गड़बड़ियों और प्रक्रिया उल्लंघनों की आशंका जताई जा रही है। तो ये जिस तरीके से बताया जा रहा है वो बहुत साधारण प्रक्रिया नहीं लगती है। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर गिरीश जोशी जी जुड़ रहे हैं। गिरीश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अनिल अंबानी पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया है सर, क्या सरप्राइजिंग है या फिर एक पुरानी जांच का ही एक एक्सटेंशन है, और शिकंजा उन पर क्यों कस रही है ईडी इस समय? जी नीलू जी, आपके लास्ट सवाल का जवाब पहले दे दूं कि बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर होने से ये किस किस को नुकसान पहुंचा सकता है और उसको कैसे कट टू साइज करना है, इसके अलावा ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। आप 2008 में देखिए, 2G स्पेक्ट्रम में अनिल अंबानी को इन्वॉल्व किया गया था ऑन द रिपोर्ट ऑफ CAG, जो बाद में खुद ही एक हॉक्स निकला। विनोद राय ने खुद एडमिट किया कि मैंने बीजेपी को फेवर करने के लिए वो रिपोर्ट दी थी, और वो बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। कोई भी 2G में न कनीमोजी जेल गई, मतलब कोई भी बाद में उसमें सारे एक्विट हो गए। तो ये उस वक्त ये था कि कैसे जो कॉम्पिटिटर्स, जो लाइकली पोटेंशियल जो कॉम्पिटिटर्स थे, उनको कैसे कंटेन किया जाए। दिस वाज द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट उसी वक्त से। 2018 में रिलायंस डिफेंस का डील होता है राफेल का। अब उसमें यह था कि हु विल कैच द बग। इनको ऐसे लगा कि अनिल अंबानी को इन्वॉल्व करने से बाद में जो घोटाले होंगे तो वो बदनाम वो होगा, गवर्नमेंट नहीं होगा। लेकिन अनिल अंबानी इज ए वेरी श्रूड बिजनेसमैन। उसने जो लेकुनाज रखे थे उसमें 58,000 करोड़ का इन्होंने वो पूरा इंक्वायरी वगैरह करा, लेकिन कोई भी उसके सामने एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ। अल्टीमेटली कोर्ट हैड टू से ड्रॉप डाउन द पॉइंट्स। उसके बाद 75,000 करोड़ का डिफॉर्मेशन का केस भी अनिल अंबानी की कंपनी ने सारे मीडिया ग्रुप्स के सामने किया था। वो कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। वो बाद में उनको समझा पटा के 2019 में मुकेश अंबानी से प्रेशर लगा, कुछ भी उन्होंने ही विथड्रू दैट, मतलब बिकॉज ही वाज राइट। अब उसके बाद आप आइए कि सेबी ने 2024 में इनको 5 साल के लिए बैंड कर दिया। 25,000 करोड़ 25 करोड़ पेनल्टी डाली थी। क्यों? ये उस वक्त था जब he should not get into competition with the rival company which is going to participate in every job of India, चाहे वो एयरपोर्ट हो
और उसका ही कंकरेंट मैं आपको दो जगह सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी इनके ऊपर पेनल्टी डाल के इनको बैन किया था टेंडर में पार्टिसिपेट करने से। क्यों? क्योंकि एसईसीआई ने क्या गड़बड़ करी बाद में अडानी को सोलर पावर दिलाने के लिए, वो जग जाहिर है, उसमें हिंडनबर्ग में भी सारा रिपोर्ट है। तो ये सब क्यों हो रहा है? दिस इज हैपनिंग ओनली टू कंटेन हिम कि वो ज्यादा कंपटीशन में कर नहीं पाए। एक सीधा मेजरमेंट आपको दे दूं कि रिलायंस पावर और अडानी पावर दोनों के बीच में क्या फर्क है। आज कितने कंज्यूमर्स हैं? व्हाट आर द मेगावाट वर्थ कंज्यूमर्स ऑफ रिलायंस पावर? दे आर 35,480 मेगावाट वर्थ कस्टमर्स। अडानी के पास क्या है? 18,150 मेगावाट का। तो इतना सब होने के बाद भी रिलायंस पावर इज गोइंग स्टेबल। उसके कस्टमर से अगर वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होता तो शायद अभी तक तो मार्केट से गुम हो गया होता। अभी आप आइए केस पे, कैनरा बैंक ने दिसंबर 2020 में इनके ऊपर फ्रॉड, इनको डिक्लेयर किया था ये फ्रॉड है। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको वो वापस लेनी पड़ी कंप्लेन, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश हिम एज ए फ्रॉड। वही एसबीआई ने करा 2025 में। एसबीआई का भी एक चल रहा है एलिगेशन कोर्ट में, कोई वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये फ्रॉड है या इसने फ्रॉड किया है। अब वो यस बैंक भी यही कर रहा है। यस बैंक ने 2020 में भी 3,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट का एलिगेशन किया था, प्रूव नहीं हो पाया। लेकिन अब जब बैंक थक गई है गलत केस करके, तो इनका जो ये पोपट है ईडी, ये सब जगह चला जाता है। मतलब जब भी आप समझिए कि अनिल अंबानी इज रेडी टू पार्टिसिपेट इन समथिंग, ये फसड़ा खड़ा होता है। ये आप डॉट्स मैच करोगे तो आपके समझ में आएगा कि हु इज इंटरेस्टेड कि अनिल अंबानी बड़ी पार्टी ना हो। दिस इज द क्लियर थिंग। इसमें कहीं पर भी कुछ नहीं है। अगर इतना बड़ा डिफॉल्टर ये होता तो विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, सब ये क्यों नहीं भागा? ये यहीं पर है, बिकॉज ही इज वेरी श्योर कि उसने जो भी किया है। और उसका सबसे बड़ा रीजन कोई मीडिया जो नहीं बता रहा है कि बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन इसने मेट्रो, बॉम्बे मुंबई मेट्रो और दिल्ली मेट्रो का करके दिया है। वो 10 साल से बगैर पैसे के दिल्ली मेट्रो इस्तेमाल कर रही है। हाउ मच आर द ड्यूज ऑन अनिल अंबानी? 27,000 करोड़ उसको देना बाकी है, वो दे नहीं रहे हो, और आप इसको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर रहे हो। इसी वजह से कोर्ट्स इनको सस्पेंशन नहीं कर रही कि भाई आप उसका पैसा दे नहीं रहे हो, वो पेमेंट नहीं करता तो आप उसको डिफॉल्टर बता रहे हो। तो ये सारा जो गेम है, ये किसको खड़ा करना है और किसको गिराना है, इसके अलावा और कोई भी बड़ी गेम नहीं है। इसमें भी कुछ नहीं होगा, ईडी के हाथ कुछ लगेगा नहीं जी। हाँ, लेकिन आपने जैसे कहा कि ईडी के हाथ इसमें कुछ लगेगा नहीं, लेकिन इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस से या जो छापेमारी अनिल अंबानी के ठिकानों पर हो रही है, उससे ईडी या मोदी जी, मैं तो ईडी और मोदी जी को एक ही मानती हूँ, तो मोदी जी क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं तो? नहीं, इनका इंटरेस्ट एक ही है कि जब भी इसको कोई काम मिलने की उम्मीद आए तो इसको बदनाम करो, इसके शेयर मार्केट गिरा दो, ताकि वो अपना शेयर सस्टेन करने में ही बिजी रहे, वो और कुछ जुगाड़ करता रहे। आप देख लीजिए, ये सब होने के बाद अनिल अंबानी में जितना भी प्रोग्रेस किया, उसने कहीं पे कोई प्रोपोगंडा नहीं किया, बिकॉज ही नोज कि जैसे ही वो मार्केट में आएगा कोई ना कोई षड्यंत्र होगा, और वो नहीं, तो इसका चुपचाप काम मतलब कर ये रहा है। क्लियरली, उसने गिरीश अपने जी, अपनी जी। तो क्या ये क्लियरली डसॉल्ट की जो डील हुई थी अनिल अंबानी के साथ, उस डील को खराब करने का ये पूरा मकसद है? नहीं, राफेल तो अभी पिक्चर में है ही नहीं। आप देखिए, अगर अडानी को इजरायली कंपनी का ड्रोन बनाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फैक्ट्रियां बन जाती हैं, वो कोई डिस्कस नहीं करता है। लेकिन राफेल की डील में मोदी जी के साथ अनिल अंबानी गए, वो फोटो सब जगह वायरल करने का क्या इरादा था? ये दिखाने के लिए कि भाई ये है यहाँ पे, ताकि जो भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि पावर सेक्टर में अनिल अंबानी स्टिल ट्राइंग टू गेट पावरफुल, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये नया आसमान आया। लेकिन अनिल अंबानी ने खुद क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है कि भाई उसका कोई इसमें एलिगेशन सब्सटेंशिएट नहीं होगा, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। अभी 40 जगह पे रेड करने के बाद उसको इतना सब बड़ा प्रोपोगंडा करना, उसका मजे क्या है? उसका एक ही है कि उसकी शेयर मार्केट गिराते रहो, ताकि उसके कॉम्पिटिटर की शेयर मार्केट थोड़ी अच्छी रहे। अब इसको काम मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। अनिल अंबानी हैज नेवर ट्राइड टू डिस्टर्ब एनीबॉडी एल्स। उसने जितने भी काम करें वो अपने इंडिपेंडेंट करें, लेकिन दूसरे लोग जो इसके धंधे में घुसना चाहते हैं वो ये सारा मैनिपुलेट कर रहे हैं। और अभी उनके पास, क्योंकि वो अलाउद्दीन का चिराग है जो घस घस के जिन निकाल सकते हैं, इसलिए दे आर गेटिंग पावरफुल। अब ये कितने तक शो चलेगा देखना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक एनीथिंग विल कम आउट, और अनिल अंबानी विल बी देयर एज ही इज जी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अनिल अंबानी को बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिद्धार्थ, आप कैसे देखते हैं? ओके, आप कैसे देखते हैं इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है कि अनिल अंबानी के सारे ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, और इसको सब एक विवादास्पद डील जो राफेल की हुई है उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि भाई क्या हो गया? तो इसके पीछे का टेक अवे क्या है? आज अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापेमारी का मतलब क्या है पॉलिटिकली? जी।
देखिए, जैसे गिरीश जी ने बता दिया कि कैसे अडानी के दुनिया भर के बदनामी के बाद अब अडानी के पास एक ही विकल्प बचता है कि उनका धंधा केवल भारत में ही बढ़े। अब उनका धंधा अमेरिका में बढ़ नहीं सकता, उनका धंधा दुनिया में दूसरे कहीं जगह बढ़ नहीं सकता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, अमेरिका में उनके खिलाफ कोर्ट में समन आ गए, उनके शेयर मार्केट के बाजार के भाव गिर गए। अब अडानी को दुनिया भर में प्रमोट करना, या अडानी अपनी कैपेसिटी से, या भारत के प्रधान जी भी जाके अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना, ठेका दिलवाना अब दुनिया भर में संभव नहीं है, क्योंकि आप दुनिया भर का व्यापार मार्केट ऐसा होता है कि वहाँ क्रेडिबिलिटी का बहुत महत्व होता है। एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी दुनिया भर में चली जाती है तो आप दुनिया भर में दूसरी जगह आप धंधा नहीं कर सकते। तो हमको पता है कि अडानी का दुनिया भर में अगर धंधा नहीं चलेगा, लेकिन उनका बहुत बड़ा व्यापार है, तो उनके लिए एक ही काम बचता है कि उनका धंधा भारत में ही बढ़ सकता है। और धंधा किसी का तभी बढ़ता है जब उसका कंपटीशन खत्म होता है। अदानी का कंपटीशन सीधे सीधे अनिल अंबानी से है, जैसे गिरीश जी ने कहा बहुत सारे सेक्टर्स में अंबानी के साथ है। अब कोशिश ये जारी है कि अडानी को क्योंकि दूसरी जगह कहीं ठेके नहीं मिल रहे हैं, उसको भारत में उसका धंधा बढ़ाना है। तो भारत में जो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसको अगर आपको पिक्चर से निकालना है तो उसको इस तरह से हैरेसमेंट करो, उसका धंधा चौपट कर दो, ताकि आप इस तरह का काम कर दो। अगर अनिल अंबानी पैसा ही उन्होंने खाया है और उन्होंने धोखेबाजी की है और इसीलिए उनके ऊपर ईडी का केस लगा रहे हैं, तो इसमें ईडी का केस आप कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइंस खुद कहता है कि कोई भी बैंक हर साल अपना 20% पैसा एनपीए या बैड डेट करके लिख सकता है। और पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भारतीय बैंकों ने एनपीए करके लिख दिया है। उसमें सिर्फ अंबानी का थोड़े लिखा है, बाकी और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का लिखा है। हो सकता है बहुत सारे मेरे आपके जैसे छोटे मोटे लोगों का भी पैसा, हमने बैंक से पैसा लिया होगा, हम नहीं लौटा पाए, बैंक ने एनपीए लिख दिया है। तो हजारों लाखों लोगों ने इस देश के जो जिनका पैसा बैंक ने बैड डेट करके लिख दिया, उनको अगर आप फर्जीवाड़ा या उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं कर रहे हो, आप एक ही व्यक्ति के ऊपर कर रहे हो। 16 लाख करोड़ रुपया आपने एनपीए में बैड डेट लिख दिया, और आप केवल टारगेट कर रहे हो एक ही क्या कहते हैं व्यापारिक प्रतिष्ठान को। इसका मतलब ही सीधा सीधा ये है कि वो किसी एक बड़ी कंपनी के लिए सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। कंपटीशन को अगर खत्म करना है तो उस कॉम्पिटिटर को खत्म करना होगा। और इसका कारण ये बना है, देखिएगा, ये सबके पीछे कारण बना है। ये कारण बना, ये इसमें 3 कारण है। एक कारण है इलेक्ट्रल बॉन्ड का जजमेंट, दूसरा कारण है अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और वो एक माइलस्टोन केस बना, और तीसरा ये कि 2024 में बीजेपी को जो 240 सीटें आई। तो सबसे पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड जजमेंट आते ही अब बीजेपी के पास किसी को भी कान ऐंठ के पैसा आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप अगर लेंगे भी तो सार्वजनिक हो जाएगा। तो अब बीजेपी के पास फंड की कमी है, उसके पास फंड आने, जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड में छुपे मतलब कानूनी रूप से बिना नाम लिए हुए छुपा पैसा आता था, वो छुपा पैसा अब नहीं आ सकता। दूसरा, अब ईडी को आप किसी भी संवैधानिक व्यक्ति को पकड़ के आप जेल में नहीं डाल सकते। इसीलिए आप देखिएगा पिछले 1 साल से, जब से नरेंद्र मोदी जी नंबर 3 की सरकार बनी है, ये सरकार 240 बैसाखी पर, उसके बाद ईडी के केस भले कितने भी हुए हों, लेकिन ईडी ने एक भी विपक्षी संवैधानिक नेता को पकड़ के जेल में नहीं डाला है। एक को भी नहीं डाला। नहीं तो 1.5 साल में तो कम से कम 1 दर्जन लोगों को डाल देते। एक एक पार्टी के, आम आदमी पार्टी के 8-8 लोगों को डाल रहे थे। आप हेमंत सोरेन को पकड़ के डाल रहे थे, आप बीआरएस की कविता को पकड़ के डाल रहे थे, आप तमिलनाडु के स्टालिन के मिनिस्टर को पकड़ के डाल रहे थे। अचानक क्या हो गया भैया कि पिछले 14-15 महीनों में आपने एक भी संवैधानिक व्यक्ति पर नहीं डाला? डाला भी तो केवल केस डाला, जैसे रॉबर्ट वड्रा के ऊपर केस डाला है। बघेल जी को नहीं पकड़ा, बघेल जी जिस घर में रहते थे वहां पर उनको नहीं पकड़ा, उनके बेटे को पकड़ लिया, क्योंकि बघेल जी तो संवैधानिक संस्था के हैं। तो अरविंद केजरीवाल के जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर पेश की कि ईडी को किसी को भी पकड़ के, उसमें भी खास करके अगर वो संवैधानिक व्यक्ति है, उसको पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते। तो अब मुझे बताइए कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा नहीं ले सकते, ईडी से किसी को डरा नहीं सकते, अब आपके पास पैसा कैसे आएगा? एक ही तरीका बचता है कि इस तरह का कोई दूसरा, कहीं पर दूसरा दिखा दो कि हाँ इनका पैसा इतना बाकी है, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर दो और ईडी को भेज दो। क्योंकि जनता के बीच में तो अभी भी जनता को लगता है अरे भैया ईडी बहुत बड़ी चीज है, ईडी आ गई तो इसका मतलब सच में कोई बहुत बड़ी चीज है। जबकि असल में बात यह है कि ईडी का काम फर्जीवाड़ा या पैसे का घोटाला पकड़ने के लिए ईडी नहीं बनी है। ईडी बनी थी पीएमएलए एक्ट के अनुसार, उसका एकमात्र काम है टेरर फंडिंग को रोकना।
जो नार्को टेररिज्म होता है, हमको पता है जो टेररिज्म होता है उसमें जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं उसका नारकोटिक्स से एंगल होता है। दुनिया भर ने एक कानून बनाया था 2001 में जब अमेरिका पर बमबारी हुई थी और उसने देखा कि हमारे यहाँ तो लोग दुनिया भर से लोग आ गए थे, 1.5 साल रह गए थे, पायलट ट्रेनिंग कर लिया था, तो कहीं ना कहीं से उनको पैसा तो आया था। तो टेरर की फंडिंग रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी दुनिया के सभी देशों ने मिलकर अपने अपने कानून को कड़ा करने की बात की, जिसको कि एफएटीएफ कहा जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वो हर देश के कानून का प्रोसिक्यूशन को जांच करता है, फिर उसको नंबरिंग देता है, वो आप व्हाइट लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट में है या ब्लैक लिस्ट में है। भारत को अभी तक भारत के बारे में कह रहा है कि भारत का ईडी ना ठीक से केस नहीं कर पा रहा है, उसका प्रोसिक्यूशन रेट बहुत कम है, ये एफएटीएफ कह रहा है। क्योंकि ईडी के साथ एक दिक्कत ये है, मतलब कानूनी उसके साथ एक कंपल्शन है, उसके साथ एक मजबूरी है कि ईडी जितने भी केस करता है उसको ग्लोबल बॉडी एफएटीएफ को रिपोर्ट करना पड़ता है कि मैंने इतने लोगों को पकड़ा, इतना पैसा पकड़ाया, इतने लोगों को जेल में डाला, इतने लोगों को सजा दिलवाई। वो तो वो कर पा नहीं रहा है। हमें पता है कि ईडी का जो प्रोसिक्यूशन क्या कहते हैं, प्रोसिक्यूशन का रेट है वो बहुत कम है। पड़ोस के जो आपका थानेदार है ना, तो पड़ोस का थाना में 100 केस होते हैं, 100 मुजरिम को पकड़ता है तो वो 57 लोगों को सजा दिलवा देता है। ईडी जो है वो आज तक 4000 लोगों को पकड़ा है, ढंग से 99 लोगों को नहीं दे पाया है। तो ईडी के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास ईडी तो है, लेकिन अब वो ईडी दंतहीन सर्प बन गया है। कोर्ट ने और एफएटीएफ ने उसको दंतहीन सर्प बना दिया है, उसको कहीं तो भेजना है। इसीलिए अंबानी का, अनिल अंबानी के यहाँ भेज के उसको डरा धमका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अब अंतिम कमेंट्स के लिए आऊंगी मैं, गुरु जी के पास आती हूँ कि सबसे बड़ा टेक अवे अनिल अंबानी के ऊपर छापेमारी का क्या है आपके हिसाब से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बहुत संक्षेप में, उसके बाद फिर सिद्धार्थ से लास्ट कमेंट लूंगी जी। तो देखिए, पेंडोरा पेपर्स में भी तो इन्होंने इसके ऊपर 420 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का साइप्रस में वगैरह केस किया था। अल्टीमेटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको बंद कर दिया क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस था ही नहीं। तो ये सब नौटंकियां खड़ी करने के पीछे एक ही ध्येय है कि इसकी शेयर मार्केट, आप देखिए जैसे ही रिलायंस ने थोड़ा कुछ पॉजिटिव बात करी, शेयर जैसे इंप्रूव होते हैं तो उसको कैसे डाउनफॉल कर देना है, उसके लिए कुछ मैसेज दे देते हैं। आपने अडानी के केस में देखा कि जब भी कोई इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस आता है, शेयर गिरते हैं, तो उसी वक्त गवर्नमेंट खुद प्रोटेक्शन में आ जाती है कि अभी इतने करोड़ का यहाँ पे इनको अभी काम दिया जाएगा, इनको अभी धारावी में इनका क्लियर हो रहा है पेपर्स, अभी ये करेंगे। तो ये किसको बचा रहे हैं, किसको डुबा रहे हैं, ये भी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा एंकी पेंकी है नहीं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द डर्टी ट्रिक्स एंड द गेम्स प्लेड बाय द रूलिंग गवर्नमेंट कि कैसे बिजनेस हाउस के अंदर इंटरवेंशन कर रही है। दिस इज द क्लियर पिक्चर जी। मैं अब सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है कि क्या अब ये एक डायरेक्ट अंबानी और अदानी का कंपटीशन है जिसमें कि मोदी जी की ईडी पूरे तरीके से अंबानी को फेल कराने में लगी हुई है और उस चीज को फैसिलिटेट कर रही है कि भाई अब अदानी इस लायक हो कि वो वही नंबर 1 बिजनेसमैन बने रहे। इंटरनेशनली तो जो गिरीश जी ने भी एक्सप्लेन किया कि इंटरनेशनली तो अब उनका सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, तो उनका जो साम्राज्य है वो भारत में तभी बनेगा जब अंबानी को पीछे किया जाएगा। तो ये अंबानी को धक्का देने की कोशिश है एक तरीके से। हाँ, मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात है, ये एक नई परंपरा की शुरुआत है। अभी तक ईडी का उपयोग होता था विपक्षी दलों के ऊपर, वो कोई व्यापारियों के ऊपर ईडी का उपयोग नहीं होता था। ईडी का उपयोग शुरू करके ये एक नई नजीर पेश कर रहे हैं। भारत में जितने भी उद्योगपति हैं वो अब ध्यान में रखिएगा ये, क्योंकि अब ईडी अब तो ईडी ऐसा लग रहा है नए नए लोगों पे ईडी अभी लॉयर्स के घर पहुंच गई थी। कुछ लॉयर्स थे कि वो क्लाइंट से क्यों मिले उनके पास, क्या पता अभी पत्रकारों के घर ईडी पहुंच जाए। ईडी बिजनेसमैन के घर पहुंच रही है, तो ईडी का जो दायरा है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है कि किसके घर नहीं, पत्रकारों और लॉयरों को हड़काने के लिए पहुंची है। लेकिन मेरे ख्याल से दिक्कत यह है कि अब क्योंकि ईडी के द्वारा आप विपक्षी दलों को जेल में नहीं डाल सकते और आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा नहीं आ रहा है, अब धीरे धीरे व्यापारी घरानों के ऊपर ईडी शिकंजा कसेगी। वो केवल अंबानी तक सीमित नहीं रहेगा। भारत में जितने भी व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके घरों पर अब ईडी धीरे धीरे आना शुरू करेगी। क्योंकि आपके यहाँ पत्रकारों के यहाँ, लॉयर के यहाँ ईडी जाएगी तो हड़का तो सकती है, लेकिन एक पैसा भी वहां पर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड का मतलब चंदा तो बीजेपी को नहीं आएगा ना। बीजेपी को चंदा कहां से आएगा? बीजेपी को अगर चंदा आना है तो उद्योगपतियों के यहाँ से आएगा।
उद्योगपति कहेगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून नहीं है, हम आपको क्यों दें, तो आपके यहाँ ईडी भेजा जाएगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले कुछ समय में ईडी का पूरा उपयोग देखिएगा। तो कि अंबानी तो शुरुआत एबीसीडी में शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ती है ना, ए से शुरू किया है, बी में भी कोई ना कोई बिजनेसमैन होगा, बजाज की कंपनी बी से शुरू होती है, सी से भी कोई बिजनेसमैन होगा, और डी से भी कोई बिजनेसमैन होगा, आई आएगा तो एबीसीडी में आई आएगा तो इन्फोसिस भी आ सकता है। तो ये अब ईडी का काम ये हो जाएगा, एबीसीडी देख देख के ये व्यापारिक घरानों के घर जाएंगे और उनको कहेंगे आप पर केस है, इतना चंदा दीजिए और तब छूटिए। हाँ, तो बेसिकली अब अंबानी से चंदा उगाही कर रहे हैं मोदी जी, और साथ में अपने दोस्त जो उनके परम मित्र हैं उनका भी वारा न्यारा कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आप भी सेफ रहो, हमारे जेब में भी पैसे आ जाएं। जी नहीं, अंबानी शुरुआत है, सभी व्यापारी घरानों के यहाँ जाएगी, क्योंकि ईडी के पास अब जाने के लिए दूसरा जगह बचा नहीं है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, गिरीश जी और सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।